तो कैसे हैं बच्चे आप लोग। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी आपको बताया जा रहा है, जो नोट्स हैं उसको हैंड टू हैंड ज़रूर कॉपी करें। ये सारे के सारे नोट्स जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फुलफ़िल किए गए हैं। ओके, सेकेंडली वी हैव जो चीज़ें मैं वर्बली बताऊंगा और जो नोट्स में नहीं लिखी हुई होंगी वो भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट होंगी, आपको उनको भी नोट डाउन करना है। डायग्राम सारे क्लियर किए जाएंगे। इस कंप्लीट वीडियो में आपको एनसीईआरटी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ओके, इसमें हम सबसे पहले समझते हैं, बात करते हैं आपकी या मेरी। हम एक ऑर्गेनिज्म है, राइट? हम एक ऑर्गेनिज्म है। अगर हम ऑर्गेनिज्म है तो हम किससे बने होंगे? हम बने होंगे बहुत सारे ऑर्गन से। यस, हम बने हैं बहुत सारे ऑर्गन से। अब ये ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हमारी स्किन है एक ऑर्गन, देन वी हैव नर्वस सिस्टम, न्यूरल ऑर्गन्स हैं, मसल्स वाले हैं, मसल्स जो स्केलेटल मसल्स भी पढ़ी हैं हमने, कार्डियक मसल्स भी पढ़ी हैं, है ना? ये सारी की सारी मसल्स हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब चीज़ें बनती किससे हैं? ये मसल्स बनती हैं टिश्यूज़ से। किससे बनती है? टिश्यूज़ से। एंड टिश्यूज़ जो है वो किससे बने हैं? आपके टिश्यूज़ बने हैं आपके सेल्स से। स्किन के टिश्यूज़ जो होंगे वो सारे के सारे सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, उनसे बने हैं। और नर्वस टिश्यूज़ के जो सेल्स बने हैं वो न्यूरॉन से हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड मसल के सेल्स अलग होते हैं, है ना? तो इस तरीके डिफरेंट सेल्स से बने हैं हम। अब अगर आप समझें, स्किन के सेल्स का स्ट्रक्चर अलग है, उनका फंक्शन अलग है। नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग है, और मसल सेल्स का फंक्शन और स्ट्रक्चर अलग है। ये सब के स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं सो दैट दे कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। देयर स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शंस ऑल्सो। अब अगर हम टिश्यू की बात करें, अब हाँ, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है? सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल को हमने क्या बोला है? फंडामेंटल। ओके, दैट इज़ एप्लीकेबल है थ्रू आउट, हर चीज़ में एप्लीकेबल है। फंडामेंटल एक ही बात है, इट मीन्स कि इस जो स्ट्रक्चरली सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। कैसी है? स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट मैंने अभी आपको समझाया कि जैसे स्किन सेल का स्ट्रक्चर अलग है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर अलग है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, एंड मसल सेल्स का स्ट्रक्चर अलग है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। ओके, तो सेल हमारी क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ओके, और यही ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं ये जुड़ के क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। दिस ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर फॉर्म्स अ टिश्यू। ओके, हु वॉज द फर्स्ट टू? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। कौन था फर्स्ट जिसने सेल के बारे में बात करी? ही वॉज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट हु डिस्क्राइब द सेल्स इन 1655। और इन्होंने क्या करा था? कॉर्क सेल्स को ऑब्जर्व करा, और उसमें इन्होंने क्या करा? फर्स्ट सेल्स को बताया कि इन्होंने तो कॉर्क सेल्स में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इन्हें मात से क्या बोल दिया इन्होंने? फिर सेल्स नेम दिया गया इन्हें फिर बाद में। ओके, एंड उसके बाद जो थे एंटनी वैन ल्यूवेनहुक जो थे, उन्होंने तो माइक्रोस्कोप से पहली बार जो थे, सबसे पहली बार माइक्रोस्कोप से अगर किसी ने ऑब्जर्व किया था तो वो कौन थे? एंटनी वॉन लीवेनहुक। देखो, कॉर्क सेल में तो कॉर्क तो डेड सेल्स होते हैं। एंटनी वॉन लीवेनहुक वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। ओके, आफ्टर, अब इसके बाद सेल्स के ऊपर डिस्कवरीज चलती रही, और उसके बाद जो था आपके पास 1831 में रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने तो डिस्कवर कर दिया न्यूक्लियस तक, जो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा डीपर पार्ट है। ओके, और सेल पे डिस्कवरीज होती रही। अब आती है सेल की थ्योरी। अब क्या हुआ? सेल के ऊपर जो बेस्ड बातें थी उनके बारे में बात हुई। सेल के ऊपर जो सेल के ऊपर टोटली एप्लीकेबल है उसके लिए एक थ्योरी बना दी गई। उस टोटली एप्लीकेबल के ऊपर एक थ्योरी बनाई गई, दैट वाज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शील्डिन, श्वान, विर्चो। ओके, शील्डिन, श्वान एंड विर्चो। दिस सेल थ्योरी सेज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी सेज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सेल जो है स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी सेल्स से ही जुड़ के बना है। जैसे ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के हम क्या बना लेते हैं?
ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के एक घर बन जाता है, उसी तरीके से सेल्स को जोड़ जोड़ के एक ऑर्गन बन जाता है। बहुत सारे ऑर्गन एक साथ जुड़ते हैं, सॉरी सेल्स को जोड़ जोड़ के टिश्यू बनता है, टिश्यूज़ को जोड़ के एक ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन्स को जोड़ के पूरे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और उन ऑर्गन सिस्टम से ही पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो इससे आज आपको क्लियर हुआ कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा, स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शनल यूनिट इसलिए है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, और इम्पॉर्टेंट है, अब देखो हम हैं, ह्यूमंस हैं, हमारे पास सेल आए कहाँ से? जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उसी से ही नए सेल्स अराइज होंगे। सेल जो होंगे हमारे लाइफ प्रोसेसेस को कैरी करते हैं, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनिज्म की वो सेल ही परफॉर्म करता है। ओके, नाउ इट कम्स सेल टाइप्स एंड सेल साइज। सेल के टाइप्स और सेल के साइज। देखो ऑर्गेनिज्म जो होगा मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है और यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है। यूनिसेल्यूलर अगर हम समझे तो दैट मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स जिसमें यूनि मतलब एक सिंगल सेल प्रेजेंट है। यूनि मतलब सिंगल, ओके, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज यूनिसेल्यूलर, वेयर एज मल्टी सेल्यूलर्स आर दोज विच हैव मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स। ह्यूमन्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब के सब क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, और अगर हम यूनिसेल्यूलर की बात करें, यूनिसेल्यूलर का भी साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। यूनिसेल्यूलर में अगर हम बैक्टीरिया देखें, बैक्टीरिया जो होगा वो 0.02 म्यू एम समझते हो ना, माइक्रोमीटर है ना, म्यू एम से 0.05 म्यू एम तक भी हो सकता है। और अगर सबसे बड़ा सेल देखें जैसे बैक्टीरिया, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल हो गया और सिंगल सेल। उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा और लार्जेस्ट सेल है, दैट इज़ द ऑस्ट्रिच एग। ओके, ऑस्ट्रिच एग जो है एक बड़ा सेल है। अब हम बात करते हैं सेल के शेप और साइज़ के बारे में। अब देखो शेप और साइज़ जो होगा, साइज़ की बात हमने अभी भी करी कि बहुत स्मॉलर भी हो सकता है, जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया में बहुत स्मॉलर साइज़ है। सेल की हमने बात करी, सेल बड़े साइज़ का भी हो सकता है, एक सिंगल सेल, दैट इज़ ऑस्ट्रिच एग। ओके, अगर हम शेप की बात करें तो इसका जो शेप है इसके फंक्शंस पे डिपेंड करेगा। सेल्स का शेप उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा। नर्व सेल है, अब आप समझिए नर्व सेल को जो है आपके पैर से लेके आपके ब्रेन तक कनेक्टेड हैं वो, तो उनके शेप्स कैसे होते हैं, थोड़े लॉन्गर होते हैं। ओके, लॉन्ग होते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स का अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं बच्चे, वो जो होते हैं हमारी कैपिलरीज से। कैपिलरीज क्या होती है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज और वेन्स, वो जब बहुत छोटी छोटी डिवाइड हो जाती हैं, जब वो सेल्स और टिश्यूज़ तक पहुंचती है ना आर्टरीज और वेन, तब वो ना बहुत छोटी छोटी डिवाइड हो जाती हैं। एंड एट दैट टाइम उनका साइज़ इतना छोटा होता है कि उसके अंदर से ब्लड सेल्स को क्रॉस करने के लिए पर्टिकुलर स्पेशल शेप लानी पड़ती है। उसका एग्जाम्पल है हमारे पास आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। इनकी शेप इस तरीके से होती है कि ये क्या कर सकती है, कैपिलरी से स्क्वीज आउट होके बाहर आ सकती हैं। ओके, तो आरबीसीज जो होती है और प्लस आरबीसीज का जो शेप है वो जो है वो इस तरीके से है, बाइकनकेव शेप है, सो दैट कि वो अपने अंदर, अच्छा आरबीसीज जो होते हैं डी न्यूक्लिएटेड होते हैं। आरबीसीज डी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसका मतलब उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको अपने अंदर ऑक्सीजन के 4 एटम्स को एक्यूमुलेट करना होता है। उनको एक्यूमुलेट करने के लिए उनके पास स्पेस भी होना चाहिए, इसीलिए वो कैसे होते हैं, डी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, आरबीसी सेल्स का शेप कैसा है, बाइकनकेव। ओके, नाउ हर सेल के पास, ईच एंड एवरी सेल विल हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, अगर हम इसके नीचे ये जो डायग्राम देखें तो इसमें जो सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होगी ना, इसे ही हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। वी कॉल इट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वाई वी कॉल इट एज अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कवरिंग है। ये कवरिंग आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा सेल को इसने कवर किया हुआ है, तो ये कवरिंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ कवरिंग। ओके, then next to this we have green. This green part is cytoplasm. What we call it? We call it cytoplasm. And next to the inside we have this nucleus. Okay, and there is exceptions जो अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। आपको समझना है तो वीडियो में बने रहें। ओके, अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बोल रहे थे ना, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात भी करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली है क्या। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग है, ये एक थिन और एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है बच्चों,
थिन एंड फ्लेक्सिबल, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, थिन फ्लेक्सिबल होती है। ओके, नेक्स्ट इज सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये कैसी होती है मेम्ब्रेन? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली मतलब चूज करना किसी को, परमिएबल मीन्स किसी को एंट्री देना, तो ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। दैट मीन्स इट अलाउज द एंट्री ऑफ फ्यू सब्सटेंसेस ओनली, एंड जो रिक्वायर्ड है सेल्स के लिए उनकी एंट्री यहाँ से हो सकती है। जो ध्यान से देखिए, जो सेल्स के लिए रिक्वायर्ड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर एंटर कर सकते हैं, रेस्ट को वो बाहर ही छोड़ देगी जो रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस को, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस को कंट्रोल करेगी, किस सब्सटेंस को एंटर करना है, किस सब्सटेंस को एंटर नहीं करना है, वो सारा काम किसका है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। और एंटर कैसे करते हैं? अगर गैसेज है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करेंगी, डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करेंगे। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन, मतलब सेल के बाहर जो पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन होगा, अगर मैं ये जो मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स बना रहा हूँ इसका सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मैंने 1 2 3 4 5 बनाए हैं और अंदर सिर्फ एक ही है, तो बाहर जो है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर सेल के इसका कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा? ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे टूवर्ड्स इनसाइड द सेल, एंड दैट टू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, एंड वाटर का मूवमेंट जो होगा वो कैसे होगा? बाय ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इन द लेटर हाफ ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नाउ कम्स ओके, अब फूड सेल जो होता है, अब देखो सेल को भी फूड चाहिए। अब सेल हमारी तरह खाना तो खाएगा नहीं, सेल जो होगा ब्लड एंड ऑल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। सेल के अंदर कहाँ से न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं? ओके, न्यूट्रिएंट्स जो जो रिक्वायर्ड है सेल के लिए वो पहुँचेंगे, और न्यूट्रिएंट्स की एंट्री इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। द सेल engulfs फूड एंड इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। न्यूक्लियस के अंदर सेल्स के अंदर फूड की एंट्री होना इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। और अगर फूड का कोई वेस्ट मटेरियल है, फूड डाइजेस्ट हो गया, सब हो गया है, फूड का जो वेस्ट मटेरियल होगा जो सेल का, वो जो होगा उसे प्रोसेस रिलीज करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। ओके, अमीबा, अब ये नॉर्मल सेल्स में भी होता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, बट जो हमारा अमीबा है वो तो खुद ही एक सेल है और खुद ही एक पूरा ऑर्गेनिज्म भी है, मतलब एक सिंगल सेल ही है जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें भी यही मेथड यूज़ होता है, यही प्रोसेस होता है उसके अंदर भी एंडोसाइटोसिस का। और वेस्ट मटेरियल के उसके जो एक्सक्रीशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब टूवर्ड्स इनसाइड, एक्सो का मतलब टूवर्ड्स आउटसाइड। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं फॉर द एग्जाम्स। अब आता है सेल वॉल। ओके बेटा, सेल वॉल, बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट सेल वॉल का आपको याद रखना है, सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ओके, सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये कैसी होती है? रिजिड होती है। कैसी होती है? रिजिड आउटर कवरिंग होती है। बनी किससे होगी? सेल्यूलोज से होगी। आपको बहुत ध्यान रखना है इसको, अब जब नोट्स बनाएं आप तो इसे ज़रूर अंडरलाइन करें, सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। ओके, सेल्यूलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अच्छा, जो क्या करता है? सेल वॉल को स्टिफनेस, रिजिडनेस, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, अब हाँ, यहाँ पे आगे लिखा हुआ भी है, सेल्यूलोज क्या करता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। ओके, अच्छा, अभी इसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, प्लाज्मोलिसिस। ओके, प्लाज्मोलिसिस या प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि कभी कभार जो होता है एंडोस्मोसिस, और जो अभी हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस करेंगे ना उसमें हमने प्लाज्मोलाइसिस के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो, इन केस क्या हो जाए, सेल अपना सारा वाटर लूज कर दे, हमने सेल के आसपास या सेल के आसपास कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाए कि वो क्या कर जाए? अपना वाटर लूज कर जाए। ओके, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जो अंदर का सेल का कंटेंट है ना वो सारा का सारा श्रिंक कर जाएगा। ओके, और प्लांट के बाहर वाली जो सेल वॉल है वो तो इंटैक्ट रहेगी क्योंकि वो तो थोड़ी सी रिजिड है। अब अंदर का सब कुछ अगर श्रिंक कर गया तो सेल क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो जाएगा। इन दैट केस वी कॉल इट एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब वो डेड भी हो जाएगा प्लस नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस सेल्स।
और अगर हम उसे सेल को क्या कर दें, किसी ऐसी कंडीशंस में डाल दें कि उसके अंदर वाटर आता ही जा रहा है, भरता ही चला जा रहा है, सेल के अंदर भरता चला जा रहा है, तो इन दैट केस सेल जो हो जाएगा वो सेल बर्स्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या सेल स्वेल हो जाता है। ओके, इसके बारे में हमने आगे इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस, इस सब के पीछे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन इन दोनों का हाथ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ओके। ओके, अब हम अगर बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी। कैसी होगी? रिजिड आउटर लेयरिंग है, इसके बारे में हमने अभी भी बात की है। रिजिड आउटर लेयरिंग है और स्ट्रक्चर सपोर्ट देगी। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में ही बात होगी, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वाले, उसमें हम आपको बताएंगे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में अगर हम इसे रख देते हैं तो क्या होता है, उस समय सेल को बर्स्ट करने से बचाती है और प्लाज्मोलाइसिस से भी ये बचाती है। ओके, नाउ कम्स न्यूक्लियस। किसकी बात करनी है अब हमें बेटा? न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा प्लांट के सेल वॉल के बारे में। ओके, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब सेल के पार्ट्स हैं। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है आपका सेल वॉल होती है प्लांट सेल के केस में, उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन एनिमल सेल्स द आउटर मोस्ट लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करी सेल वॉल की। अब हमें बात करनी पड़ेगी न्यूक्लियस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक सेल का। अगर किसी सेल से न्यूक्लियस हटा दिया जाए तो सेल लिविंग नहीं रहता। सेल की सारी एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म करता है? न्यूक्लियस परफॉर्म करता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर जो सेल के अंदर आपको सेंट्रल पार्ट दिखता है ना, इसको जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो सेंट्रल पार्ट है जिसको मैं ब्लू से शेड कर रहा हूँ, दैट इज़ योर न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ओके, अच्छा, न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन्ड होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। इस पिक्चर में कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, बट अगर आप इसको देखें, इसकी जो बाहर वाली कवरिंग है ना, वो दो मेम्ब्रेन से जुड़ के बनी है, तो दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन होगा सेल न्यूक्लियस, एंड स्फेरिकल और ओवल शेप का होता है जनरली। इसके अंदर होता है क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन क्या होता है भाई? क्रोमेटिन हमारा डीएनए और प्रोटीन्स, इन दोनों को एक साथ, डीएनए और प्रोटीन एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसके बारे में। डीएनए और प्रोटीन एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन बनाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन ही प्रेजेंट होते हैं। डीएनए हमारा जेनेटिक मटीरियल कंटेन करता है। ओके, अब काम क्या है इसका? कंट्रोल सेल्यूलर एक्टिविटी एंड हेरिडिटी। सारी की सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ और हेरिडिटी, जो कैरेक्टर्स को पास होना है आगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा न्यूक्लियस। नाउ कम्स डीएनए जो होता है। डीएनए किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है? सेल के अंदर क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन के अंदर डीएनए और प्रोटीन है, और डीएनए के अंदर क्या है? जीन्स और क्रोमोसोम्स। अभी बहुत पढ़ना है हमें बेटा डीएनए और सेल्स के बारे में, हर क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। डीएनए के अंदर जो कंटेंट होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे जीन्स होते हैं। अच्छा, अब आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल के ऊपर अगर आप देखो, ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप मेंशन्ड है ना, इसी के अंदर जो होते हैं छोटे, ये जो न्यूक्लियर एनवलप, या इसे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ भी बोल सकते हैं। एनवलप और मेम्ब्रेन मतलब दोनों का मतलब ही क्या है? सेम कवरिंग। तो न्यूक्लियर एनवलप है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं न्यूक्लियर एनवलप के अंदर? पोर्स होते हैं। दोज पोर्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स। लिख लो इसे अपनी नोटबुक में। जो न्यूक्लियर एनवलप के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। और उनका जो फंक्शन होगा वो होगा टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ मटीरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द न्यूक्लियस एंड टू रिमूव एनी वेस्ट मटीरियल। ठीक है, तो मटीरियल एक्सचेंज को ये साइटोप्लाज्म के साथ परफॉर्म करता है। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक्चुअल में साइटोप्लाज्म है क्या? देखो, साइटोप्लाज्म जो है एक जेली लाइक फ्लूइड है। कैसा है? जेली लाइक फ्लूइड है। इसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। सेल साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक फ्लूइड है। इसी डायग्राम में अगर हम देखें तो यू कैन सी, ये जो ग्रीन पार्ट है पूरा, ये जो ग्रीन पार्ट है पूरा, दैट इज़ योर साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट और सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर वाला पार्ट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ये जो ग्रीन पार्ट है ये सारा का सारा क्या है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। मेनली वाटर है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, और इसी के अंदर हमारे सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज,
सेल ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली का मतलब क्या होता है, सेल के ऑर्गन्स, वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके अच्छा, अब क्या बोलता है, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है बेटा, अभी तक तो आपने साइटोप्लाज्म ही सुना था, अब एक और नई चीज़ आ गई, प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म अगर आप न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को एक साथ देखें, ये पूरा, अभी तक तो मैंने बोला था ना सिर्फ ग्रीन ग्रीन पार्ट, अब ये पूरा जितना मैंने पूरा शेड कर दिया, ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज है और न्यूक्लियस, इन दोनों को आप एक साथ क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे आप इन्हें, प्रोटोप्लाज्म। ओके अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज के स्ट्रक्चर्स को और सेल ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस को समझते हैं। फंक्शंस और इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके आप ध्यान से सुनिएगा, आपको क्लियर होगा। सबसे पहला वी आर डिस्कसिंग द ऑर्गेनेली, द सेल ऑर्गेनेली, जो सेल का ऑर्गन है, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन है, स्टमक है, लिवर है, ये सारे ऑर्गन, उसी तरीके से सेल के पास अपने खुद के भी ऑर्गन्स हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कैसी है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स हैं। कैसी है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स। अब देखो ट्यूब्स और ट्यूब्यूल्स में क्या फ़र्क होता है, ट्यूब्स का ही छोटा फॉर्म ट्यूब्यूल्स कहलाता है। ओके, तो ट्यूब्यूल्स हैं दो तरीके। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है कि इनके आसपास भी क्या होगी, एक, जैसे सेल के आसपास एक मेम्ब्रेन थी उसी तरीके से इनके पास भी एक मेम्ब्रेन होगी। दो तरीके के, एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होता है और दैट इज वाई इट लुक्स रफ इन अपीयरेंस, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं। अब हम इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इट कैन सिंथेसाइज प्रोटीन्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पास राइबोसोम्स होते हैं तो वो क्या कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है, बना सकता है प्रोटीन्स को। वेयर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ और सिर्फ फैट्स को ही सिंथेसाइज करता है और प्रोटीन्स और केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, जो जितने भी पॉइजन्स या केमिकल्स आ जाते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी आपका कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अच्छा, फंक्शंस की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या करेगा बेटा, ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल्स थ्रू आउट द सेल, और मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करवाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़रूरी होता है। मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शंस है उसको ठीक से परफॉर्म हो वो, उसके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लस ये मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ओके, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी आप इसका पढ़ेंगे कभी कभार, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी बनाता है सेल का। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, पूरा स्ट्रक्चर उसका कैसे मेंटेन रहेगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी डिपेंड करता है। ओके, सेल वॉल के साथ ये कंटिन्यूस होता है, तो उसी सेल मेम्ब्रेन के साथ ये कंटिन्यूस होता है, तो उसी के कारण ये क्या कर सकता है, मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक पार्ट और दूसरे पार्ट ऑफ सेल में ईजिली। ओके, नेक्स्ट टू दिस वी हैव गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस की अगर हम बात करें, इट इज़ stacks of flat membrane bound sac called as cisternae। इसमें देखो आप, इस गोल्जी अपैरेटस को अगर हम ध्यान से देखें, ये रहा, ये जो गोल्जी अपैरेटस है ये कैसे हैं, आप इसको ध्यान से देखो। गोल्जी अपैरेटस जो है मेम्ब्रेन बाउंड सैक हैं, ढेर टाइप या पार्ट है, और कैसे हैं, डबल तो नहीं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं और एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं, स्टैक जिसे हम बोलते हैं, स्टैकिंग हो रखी होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ओके, तो स्टैकिंग हो रखी होती है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ये, और इस एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर हम पढ़ें, अच्छा फंक्शन इसके क्या है, ये इसके फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड में ज़रूर पूछे जाते हैं। ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है, पैक करता है, स्टोर करता है, किसको, प्रोटीन्स को और लिपिड्स को। प्रोटीन्स और लिपिड्स को ये मॉडिफाई, पैक और स्टोर करता है, और साथ साथ ये लाइजोजाइम्स भी बनाता है। अभी लाइजोजाइम्स क्या है इसके बारे में नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं। अच्छा, लाइजोजाइम्स ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है। सैक का मतलब आप समझते हो ना कि एक कैविटी टाइप जिसके अंदर कुछ भरा हुआ भी हो, सैक।
ओके, कैविटी टाइप चीज़ जिसे हम सैक बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। क्या भरे हुए होते हैं इसके अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। स्ट्रक्चर के ओके, इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो है नोट्स में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। अभी जो हमने बात करी है वो फंक्शन स्ट्रक्चर की बात करी है, अब इसके फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन ऊपर लिख दिया है इसमें। ओके, फंक्शन इसका क्या है, ये क्या करता है, वॉर्न आउट ऑर्गेनिली। अब क्या हो गया, कोई सेल ऑर्गेनिली जो है खराब हो गया है, वॉर्न आउट हो गया है, उसको डाइजेस्ट करने का काम ये कौन करेगा, आपका लाइजोजाइम्स। इसके अंदर पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो सेल के वॉर्न आउट ऑर्गेनिलीज को भी क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। ओके, और कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर सेल के अंदर आ जाए तो उसको ख़त्म करने का काम किसका है, लाइजोजाइम्स का है। और इसको तो क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल कौन है, लाइजोजाइम्स है। क्यों, अगर लाइजोसोम्स है, अगर क्या हो जाए कि सेल जो है अब इट्स नॉट कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग, सेल डेड हो चुका है और ओल्ड हो चुका है, तो उसको डाइजेस्ट करने का, उसको ख़त्म करने का काम भी इनिशिएट सेल के अंदर से ही होता है, और वो कौन करता है, लाइजोसोम्स। ठीक है, नाउ कम्स माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन पे आ गए हम पहले इस बार। पावर हाउस ऑफ सेल है, एटीपी को प्रोड्यूस करता है वाया रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है भाई, चलो पेन और कॉपी उठाओ, अभी तक उठाई नहीं ना, अब उठा लो पेन और कॉपी उठाओ और लिखो। आप लिखोगे ग्लूकोज और एरो बनाओ, जैसे हम रिएक्शन लिखते हैं केमिस्ट्री में, एरो बनाओ, एरो के ऊपर लिखो ऑक्सीजन। ओके, ग्लूकोज एरो के ऊपर ऑक्सीजन गिव्स CO2 H2O, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, H2O दैट इज वाटर, प्लस एनर्जी, और एनर्जी के ब्रैकेट में लिखना ATP। ओके, तो रेस्पिरेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज की बर्निंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड व्हाट इट रिलीजेस इज वाटर, it releases CO2 that is carbon dioxide and energy that is in the form of ATP. Okay, so that is all about respiration and that is performed by, कौन perform करता है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया। that is why we call it as power house of cell। तो आज क्लियर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्यों पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि ये ATP जनरेट करता है। कैसे करता है, रेस्पिरेशन के माध्यम से। रेस्पिरेशन को हमने क्या भी अभी समझा है ना, तो उस तरीके से ये एनर्जी को जनरेट करता है। क्या बोलते हैं इन्हें हम, पावर हाउस ऑफ सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनली है सेल का जिसके पास अपना खुद का DNA भी है और उसके पास राइबोसोम्स भी है। अगर राइबोसोम है तो वो क्या कर सकता है, सोचो, अभी हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड क्या है भाई, ये तो नया आ गया, प्लास्टिक से बन रहा है क्या प्लास्टिड, नो। प्लास्टिड्स जो हैं ये आपको बहुत खास ध्यान रखना है कि प्लांट सेल्स में मिलेंगे। ओके, प्लांट सेल में मिलेंगे, ठीक है, हमने पढ़ लिया प्लांट सेल में मिलेंगे। काम क्या है, काम इनका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कलरफुल सा काम भी है इनका। वो समझते हैं कैसे, प्लास्टिड्स जो होंगे, तो अब आप देखिए नोट्स में, प्लास्टिड्स जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट है। अच्छा, ये भी कैसे हैं, डबल लेयर्ड है। ओके, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है, मतलब बाहर 2 लेयर्स होंगी और एक पूरा का पूरा, मतलब एक गोल सा स्ट्रक्चर बना हुआ होगा। ठीक है, फंक्शन की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड होते हैं। सबसे पहला टाइप वी हैव इज क्लोरोप्लास्ट। क्या है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो वो ग्रीन है। कैसा है बच्चों, ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस करता है, ग्रीन है। अब ग्रीन है तो क्या होगा उसके अंदर, क्लोरोफिल, है ना, ग्रीन है तो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल है तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट टू दिस वी हैव क्रोमोप्लास्ट। देखो, क्रोमा का मतलब होता है कलर प्रोवाइड करना, तो क्रोमोप्लास्ट वो होंगे जो डिफरेंट कलर प्रोवाइड करेंगे फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, है ना, डिफरेंट कलर्स के होते हैं ना फ्लावर्स और फ्रूट्स, तो इसीलिए ही होते हैं क्योंकि उसमें स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। तो क्या कोई ह्यूमन भी डिफरेंट कलर का होता है, कोई ऑरेंज रंग का ह्यूमन या रेड रंग का ह्यूमन देखा हमने, बिल्कुल नहीं देखा है। क्यों, क्योंकि ह्यूमंस के पास प्लास्टिड्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो, ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई कलर नहीं है, बेरंग है वो बिल्कुल। अब अगर बेरंग है तो उसका काम क्या होगा, क्योंकि देखो भाई, जो ग्रीन कलर्ड था क्लोरोप्लास्ट, उसमें तो हमने समझा कि उसके पास क्लोरोफिल है तो काम चल गया। अगर हमने क्रोमोप्लास्ट का समझा तो उसमें हमने क्या देखा कि भाई डिफरेंट कलर्स हैं,
कलर्स इम्पार्ट करता है ना, और ये कलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से अब ल्यूकोप्लास्ट तो भाई कलर ही नहीं है, बेरंग जिंदगी। तो इन दैट केस ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई कलर नहीं है, बट उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट एम्स द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स। स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन। ऑयल कहाँ से आ गया भाई प्लांट में, होता है क्या ऑयल, होता है। आपने कितने सारे सीड्स सुने होंगे, जैसे हमारा मस्टर्ड सीड्स, उन सब में से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना। तो ऑयल क्या सीड के अंदर भरा हुआ है ना, उसके सेल्स के अंदर भरा हुआ है। उसके सेल्स के भी किस पार्ट में, आपके ल्यूकोप्लास्ट पार्ट में। ओके, अच्छा, प्लास्टिड्स के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। प्लास्टिड्स के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। नो। अच्छा, अब ये क्या आगे, वैक्यूल्स, ये भी नहीं सुना कभी। अभी तक तो भाई हम सुन रहे थे, हमने तो 2-3 ही सुने थे। माइटोकॉन्ड्रिया सुना था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुना था, गोल्जी सुना था। अब ये लाइजोसोम्स और ये सारी कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं। अब ये वैक्यूल्स क्या है, देखो वैक्यूल्स जो होंगे लार्ज और प्रोमिनेंट होंगे। लार्ज और प्रोमिनेंट मतलब पक्का, प्रोमिनेंट प्रेजेंट होंगे वो उसमें, किसमें, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में छोटे होंगे। वैक्यूल्स लार्ज और प्रोमिनेंट होंगे प्लांट सेल में, और एनिमल सेल्स में थोड़े से छोटे। ओके, लार्ज और प्रोमिनेंट है, ये भी लिख लेना। वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि, अच्छा चलो अब हम एक डायग्राम देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का, तो इससे आप समझ पाओगे। कहाँ गया, ये रहा। अब देखो आप, ये तो भैया जी हमारा है एक प्लांट का सेल, है ना। अब प्लांट सेल में आप ये जो ये येलो पार्ट देख रहे हो ना, बड़ा सा, इसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल भाई जी। कौन से भाई जी हैं ये, वैक्यूल। आपको ध्यान रखना है क्या बोलते हैं हम इसे, वैक्यूल। ओके, अच्छा, मैंने बोला ना लार्ज और प्रोमिनेंट होंगे प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में वैक्यूल कहाँ है भाई। एनिमल सेल में ये बहुत छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये पीले से, ये हम इन्हें क्या बोल देंगे, वैक्यूल बोल देंगे। क्या बोलेंगे ना हम, वैक्यूल। तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होंगे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। आप ये देखो ना, इतने प्रोमिनेंट है, इतने बड़े हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, उसके न्यूक्लियस को पेरिफेरल की तरफ शिफ्ट कर दिया। और एनिमल सेल में अगर आप देखिए, न्यूक्लियस बिल्कुल बीच में बैठा है भाई, है ना। प्लांट सेल में इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि उसमें क्या हो जाता है, न्यूक्लियस को वो क्या कर देता है, पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट कर देता है। ओके, अब वैक्यूल के बारे में बात तो बहुत कर ली, अब इसके बारे में इसके फंक्शंस भी पढ़ लेते हैं ना। ये कैसे होते हैं, फ्लूइड फिल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लूइड फिल्ड। इट कैन बी वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स, इट कैन बी न्यूट्रिएंट्स ओनली, है ना। फ्लूइड फिल्ड होते हैं, बट ये आपको याद रखना है। और बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो होगा प्लांट्स में प्रेजेंट होगा, छोटू सा एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होगा। और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना है, वेस्ट को भी स्टोर करते हैं, और वेस्ट को स्टोर किया जाता है, वो वैक्यूल का पूरा बैग बनता है, और उस वेस्ट को थ्रो आउट कर दिया जाता है फिर सेल के बाहर। ठीक है, तो वेस्ट को स्टोर करता है और उसको बाहर भी निकलवाने में हेल्प करता है, और वाटर को स्टोर करता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में बोथ। टर्जिडिटी बना के मतलब मदद करता है। अब टर्जिडिटी क्या होता है भाई, अच्छा आप एक काम करना, नहीं आप तो मत ही करना, आप ध्यान से समझो इस चीज़ को। अगर एक बलून है, ओके, उसके अंदर एक और बलून फिट कर दिया जाए और उसके अंदर पानी भर दिया जाए, ओके, उस बलून के, एक बलून है, उसके अंदर एक और बलून भी भर दिया हमने और उसके अंदर पानी भर दिया, ठीक है। तो बाहर वाले बलून में जो है एयर भी है और अंदर वाले में वाटर है बलून में। तो उससे क्या होगा, वो जो ओवरऑल जो बड़ा बलून है ना, वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा टर्जिड हो जाएगा, थोड़ा रिजिड हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रेंथ वाइज बढ़ जाएगी उसकी स्ट्रेंथ। ओके, तो सेम वे ये प्लांट सेल में भी क्या करते हैं, क्या हो जाता है, प्लांट सेल को बहुत ज़्यादा टर्जिड बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, अच्छा, बहुत सारे फूड वैक्यूल्स भी होते हैं। अब आ गई इंपॉर्टेंट बात, अमीबा भाई साहब की। अमीबा बहुत खास चीज़ है भाई, अमीबा के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। अब अमीबा में भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, उन्हें बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों, फूड वैक्यूल। उसका काम क्या होता है, फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करता है इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा में फूड को एब्जॉर्ब, फूड को ले जाने का काम सेल के अंदर कौन करता है, फूड वैक्यूल। ओके, अच्छा चलो, अभी हमने इन सब ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा। अब इसके प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्लास 9th 10th
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बेसिक डिफरेंसेस। अब सबसे पहला डिफरेंसेस क्या है, सेल वॉल। मैंने आपको बताया था सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है प्लांट सेल में, और प्लांट सेल में ही प्रेजेंट, एनिमल सेल में तो है ही नहीं। ओके, शेप की अगर हम बात करें, प्लांट सेल की एक फिक्स्ड और रेक्टेंगुलर शेप मिलेगी आपको, हमेशा याद रखना। जैसे उन्होंने जब कॉर्क सेल्स को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था ना, तो उसमें रेक्टेंगुलर शेप्ड ही सेल्स थे, ठीक है, रेक्टेंगुलर क्यूबिकल, इस तरीके की शेप्स होती हैं। तो रेक्टेंगुलर और फिक्स शेप प्लांट सेल्स में पाई जाती है। एनिमल सेल की वेरिंग शेप होती है। सेल शेप कैसी होती है, इरेगुलर हो सकती है, राउंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की शेप हमें एनिमल सेल्स में पाई जाती है। अच्छा, वैक्यूल की साइज़ अगर हम बात करें, लार्ज और सेंट्रल और प्रोमिनेंट भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, लार्ज, सेंट्रल और प्रोमिनेंट। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो वैक्यूल है ही नहीं, क्या करें, वैक्यूल एनिमल सेल में स्मॉल होगा या एब्सेंट होगा, है ही नहीं, ज़रूर है, स्मॉल होगा, और कुछ केसेस में तो वो एब्सेंट ही होगा, आया ही नहीं होगा पढ़ने। आप तो आए हुए हैं ना, तो आए हुए हैं तो प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाते रहना, बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है ये सेल के ऊपर और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के ऊपर। अच्छा, प्लास्टिड, अच्छा क्या ह्यूमंस दिखते हैं हमें कलरफुल, नहीं दिखते ना, तो प्लास्टिड्स तो एनिमल सेल्स में है ही नहीं, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होगा। वेरियस फंक्शन है जो हमने अभी इसी वीडियो में प्रीवियस पार्ट में जो हमने डिस्कस करें। अच्छा, ये भी हमारा हो गया। फिर लाइजोसोम सुसाइडल बैग, भूलना मत, याद रखना है ना। सुसाइडल बैग्स जो है इसमें कैसे हैं, रेयर है, कैसे हैं, रेयर। प्लांट सेल के अंदर कैसे रहेंगे, रेयर रहेंगे, बहुत कम ही पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में तो मिलेंगे भाई, एनिमल सेल्स को सुसाइड करने का शौक है तो उस पर एनिमल सेल्स में आपके लाइसोसोम्स ज़रूर है, तो कॉमन है। अब ये सेंट्रोसोम कौन आ गया भाई जी, सेंट्रोसोम सुना है, सुना तो बहुत कुछ है पर याद नहीं है, चलो याद कर लेते हैं। सेंट्रोसोम जो होते हैं स्पेशल ऑर्गेनेली होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। अच्छा, फिर किस में बचा कौन, एनिमल सेल, एनिमल सेल में है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम है, और मेन फंक्शन जो है इसका सेल डिवीजन के समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंट्रोसोम। अभी के लिए इतना याद, सेल डिवीजन के समय हेल्प करता है सेंट्रोसोम। ओके, चलो भाई, बुक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और मेंशन थी जिसको हम छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पाए, तो वो कौन सी थी, डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है जनरली स्मॉल होता है, दैट इज़ 1 से लेके 10 μm। बेटा ये इस डिफरेंसेस के टेबल में देखो, जो 1 से लेके 10 लिखा हुआ है उसके बगल में जो सिंबल बना है ना, यू का अजीब सा डिज़ाइन बना के, उसे म्यू बोलते हैं, म्यू। ओके, μm दैट इज़ माइक्रोमीटर। 1 μm इज इक्वल्स टू 10 to the power -9 नैनोमीटर और समथिंग। एक बार आप इसे ज़रूर वेरीफाई करना, 10 to the power -9 ज़रूर है। ओके ओके, और एनिमल सेल्स या फिर अच्छा प्रोकैरियोट सेल्स की बात कर रहे थे, साइज इसका क्या होगा, जनरली स्मॉल, 1 to 10 μm। ओके, दैट इज 10 to the power -9 माइक्रोमीटर्स, मिलीमीटर, सॉरी, 10 to the power -9 मिलीमीटर। ओके, एंड यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें, इसका जो साइज़ होता है जनरली लार्ज होता है, 5 से 500 μm तक का। ओके, बट क्या मुझे दिखेगा ना, अभी भी नहीं दिखेगा। देखना है तो इसको आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ही ऑब्जर्व करना होगा। स्कूल में आपकी लेबोरेटरीज होंगी, उसमें ज़रूर माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को ऑब्जर्व करना, जैसे कि अनियन पील को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपके स्कूल के टीचर्स होपफुली कराएंगे भी उसे, बहुत इंटरेस्टिंग होता है अनियन सेल्स को देखना। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनके बारे में आप स्कूल में प्रैक्टिकल में ज़रूर देखिएगा उन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर। ओके, न्यूक्लियर रीजन की अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, वो जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या है भाई, वेल डिफाइंड नहीं होता, क्या नहीं होता। अच्छा, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल का, अरे ये रहा डायग्राम मिल गया। अब आप देखो, प्रोकैरियोटिक सेल ऊपर बना हुआ है, फिगर 5.4 आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। अच्छा, आप इसमें देख रहे हो ये जो बीच में ना बिल्कुल कुछ फैला हुआ है यहाँ पे बीच में, है ना, इस पूरे पार्ट के बीच में कुछ फैला सा है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस। अरे न्यूक्लियस तो हमें ऐसा दिखना चाहिए, बिल्कुल सुंदर सा, एकदम सजा धजा। एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। वो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डार्क ग्रीनिश सा कलर है, जो एक जेनेटिक मटेरियल है, ये पूरे सेल के अंदर ऐसे ही फैला हुआ है। ये किस केस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होगा, वेल डिफाइंड होगा। प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होगा, प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं है। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ऐसे ही फैला हुआ है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। वहाँ पे एक डार्क स्टेन जैसा दिखता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं हम उसे? न्यूक्लियोइड। एक डार्क रीजन दिखेगा आपको बीच में, जिसको हमने क्या बोलना है? न्यूक्लियोइड। ओके। और एनिमल सेल में यूकैरियोटिक सेल में अगर हम देखें तो न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसे सराउंड कर रही है। अभी हमने न्यूक्लियस वाले पार्ट में पढ़ा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे दोबारा जाके जल्दी से जल्दी देखिए। अच्छा, क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, सिंगल क्रोमोसोम इसमें मिलेगा। प्रोकैरियोटिक में पुराने, प्रो का मतलब ही क्या होता है? पुराना, कैरियोटिक। और इसको समझने के लिए आप याद रखिए, प्रो मतलब पुराना और प से प चल रहा है ना, तो प पुराना पुराना है ना। और कैरियन का एक्चुअल जो मतलब होता है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। प्रो मतलब पुराना और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। पुराना न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक, न्यू कैरियन न्यूक्लियस, यूकैरियन और यूकैरियोटिक न्यू न्यूक्लियस वाले सेल, या ऐसे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाले सेल यूकैरियोटिक कहलाते हैं, और पुराने न्यूक्लियस वाले सेल प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, है ना। अच्छा, क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट। अरे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज तो है ही, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसी सारी चीज़ें मेम्ब्रेन बाउंड वाले तो सारे के सारे टाटा बाय बाय है ही नहीं इसमें। आप देख सकते हैं सेल डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक राइबोसोम बनाया हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, सेल वॉल है और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनेलीज क्या है? एब्सेंट होते हैं। वेयर एज इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल फंगस, ये फंजाई, और प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये सारे यूकैरियोट्स में आते हैं। अच्छा, अब आप लोगों के लिए एक चीज़ है, आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। आपको एक चीज़ सर्च करनी है और कमेंट में उसका आंसर देना है, दैट इज़ क्लेमाइडोमोनास। क्या होता है क्लेमाइडोमोनास? ये आप सर्च करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट्स में। एक्चुअली मुझे पता नहीं है शायद, और शायद पता भी है ना, बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, आप पे डिसाइड करने के लिए छोड़ते हैं। आप सोचिए क्लेमाइडोमोनास क्या है। क्ले, CHLAMYDOMANOS, क्लेमाइडो MONAS, मोनास, क्लेमाइडोमोनास। इसके बारे में आप ढूंढिए और मुझे बताइए, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट एल्स वी आर लेफ्ट विथ। तो अभी तक मज़ा आया बच्चों इस वीडियो में? ओके, एडिशनल पॉइंट्स आ गए। अरे एडिशनल पॉइंट क्या पढ़ें? पढ़ना तो पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। सबसे पहला हमारा कौन सा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक बैरियर का काम करता है और रेगुलेट करता है इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर मटीरियल एक्सचेंज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? एक बैरियर का काम करता है। बैरियर मतलब एक रुकावट। और इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर, इंट्रा मतलब इन बिटवीन द सेल, एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब सेल के बाहर वाला। मटीरियल एक्सचेंज जितना भी होना उसका ध्यान देना किसका काम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये, मतलब कुछ चीज़ों की एंट्री करेगी, कुछ चीज़ों की एंट्री ये नहीं करेगी। ओके। लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें, ये गोल्जी अपरेटस बनाता है। और मैक्रोमोलिक्यूल्स, बोलता था ना मैक्रोमोलिक्यूल, अभी मैक्रोमोलिक्यूल इतनी हैवी टर्म। मैक्रो मतलब बड़ा, मॉलिक्यूल तो आपको पता ही है। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने का काम किसका है? हमारे लाइसोसोम्स का। और सेल्यूलर डिब्रिस, सेल्यूलर डिब्रिस का मतलब क्या है? सेल के अंदर कोई भी कचरा या कूड़ा है उसको भी क्या कर देना है? डाइजेस्ट कर देना है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी, सिंथेसाइज मतलब बनाना, इन द फॉर्म ऑफ ATP। सिंथेसाइज करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ ATP। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग सिस्टम का काम करता है और उसको सेल से एक जगह, सेल में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एग्जाम्पल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बना रहा था और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके लिपिड्स बना रहा था। लिपिड्स क्या होते हैं? फैट्स। ओके। और डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। गोल्जी, अच्छा हमारी जो प्लाज्मा लिपिड से याद आया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपोप्रोटीन्स है। किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स क्या होता है भाई? लिपो मीन्स लिपिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन से जो बनी हुई चीज़ होगी उससे बनी हुई होती है, उसे लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन भी बोलता है, लिपोप्रोटीन। ओके। गोल्जी अपरेटस की बात करें तो ये क्या करती है? प्रोडक्ट्स जो भी हैं उन्हें मॉडिफाई करती है और सेंड करती है उसे डिफरेंट पार्ट्स के सेल में,
डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल में भेजेगी और उसको बाहर भी भेज सकती है सेल से, ठीक है। तो पैकेजिंग का काम, प्लास्टिड प्लास्टिड प्लास्टिड, ये यूनिक प्लांट सेल्स हैं, स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस और कलर प्रोवाइड करने में भी काम आते हैं। वैक्यूल्स जो होगा सेल का प्रेशर मेंटेन करता है, बताया था ना आपको कैसे मेंटेन करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करता है, सो दैट कि उन्हें बाहर फेंका जाए। जैसे घर में एक कूड़े की थैली होती है, वो वेस्ट प्रोडक्ट रखती है थोड़े दिन के लिए, या डस्टबिन होता है, उसी तरीके से वैक्यूल भी अपने पास रखता है और फिर उसको टाटा बाय कर देता है अगले दिन। ओके, अच्छा एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स को ज़रूर रेफर करें। अब है आपका सेल्स ऑफ अनियन पील। सेल्स ऑफ अनियन पील, अनियन पील के सेल कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, जो डार्क डार्क बीच में ब्लैक डॉट्स हैं, ये हमारे न्यूक्लियस हैं और ये सारे के सारे क्या हैं, सेल हैं। ओके, नाउ ये हमारा स्मूथ मसल सेल है। ये कैसी होती हैं, अगर आप इसको समझे, ये अनस्ट्राइटेड होती हैं स्मूथ मसल सेल्स, और जो है इनके जो एंड्स होते हैं टेपरिंग एंड्स होते हैं। टेपरिंग एंड समझते हो ना, कि जो लास्ट वाला पार्ट है अगर आप देखो तो वो क्या हो रहे हैं, लास्ट में आके अगर हम इसे ऐसे इसे बनाएं तो इसको अगर हम बनाएं तो आगे से पतला, बीच से मोटा, फिर आगे से पतला, तो इस दीज सच एंड्स आर कॉल्ड एज टेपरिंग एंड्स। ओके, फिर वी हैव फैट सेल, फैट भाई साहब को स्टोर करेगा। नर्व सेल, लॉन्ग सेल्स होते हैं, ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो हमारा साइटोन और सेल बॉडी कहलाता है, नीचे वाला एक्सॉन, ये नर्व एंडिंग। ओके, देन वी हैव स्पर्म सेल, सॉरी, वी हैव स्पर्म सेल, देन वी हैव ओवम। स्पर्म सेल इज द मेल गैमीट, ओवम इज द फीमेल गैमीट। ओके, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जब 10th में आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन वी हैव बोन सेल। बोन सेल का जो स्ट्रक्चर है अगर आप देखो, जो ब्रांचेस सी हमें दिख रही हैं, यही हेल्प करती हैं एक बोन सेल और दूसरे बोन सेल को जोड़ने में, और जब ये एक दूसरे के साथ बहुत प्रॉपरली जुड़ जाती हैं तो उसके कारण क्या हो पाता है, बोन सेल्स या जो बोन का जो टिश्यू बनता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। ओके, तो वेरियस सेल्स थे हमारी बॉडी के। अब एक सेल डिवीजन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके के सेल डिवीजन होते हैं। माइटोसिस, जितना भी सेल डिवीजन ग्रोथ और रिपेयर के लिए हो रहा है, ग्रोथ का मतलब आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी लेंथ बढ़ रही है, या आप मतलब मोटे हो रहे हैं, उस सब में है ना, तो जो ग्रोथ हुई उसमें जो सेल्स जो नए इंक्रीज हुए नंबर में, उसे हम बोलते हैं माइटोसिस। किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं, माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू होते हैं। और अब आपकी चोट लग गई है, अब चोट लगती है तो क्या होता है, सेल्स तो वापस आ जाते हैं ना, ठीक हो जाती है, हील हो जाती है। हील हुई है का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे जो सेल थे उन्होंने वापस से ग्रो कर लिया, ठीक है। तो पुराने ही सेल्स से नए सेल्स बनते हैं, माइटोसिस और मियोसिस दोनों मेथड्स में। और माइटोसिस जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ और रिपेयर के लिए। प्रोड्यूस करते हैं ये आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। कैसे सेल्स प्रोड्यूस करता है माइटोसिस, आइडेंटिकल डॉटर सेल। ऐसा नहीं होगा कि स्टमक के स्टमक सेल्स थे, स्टमक सेल्स को वैसे गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं। अब वो स्टमक के सेल्स थे और उन्होंने जो सेल आगे प्रोड्यूस करे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के सेल्स वाले हैं जैसे हैं, ऐसा नहीं होगा, आइडेंटिकली बनाएंगे। स्टमक का टिश्यू है तो स्टमक सेल्स उसमें होंगे और स्टमक सेल्स जैसे ही सेल्स बनाएंगे वो भी। ओके, तो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाएगा ये माइटोसिस में। ये मदर सेल आपको दिखाया हुआ है, यही क्या हो गई, 2 डॉटर सेल्स को इसने प्रोड्यूस करा। मियोसिस जो होता है गैमीट्स को फॉर्म करता है। बेटा गैमीट्स आपको समझना है, जो स्पर्म सेल्स और ओवम सेल्स थे ना, ये सारे के सारे गैमीट्स कहलाते हैं। इसको जो फॉर्म करेगा वो कौन होगा, मियोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा। इसमें जो होता है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम नंबर जो हो जाता है इसमें हाफ हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो ये रहेंगे, 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स इसमें फॉर्म हुए, ठीक है बच्चों। इसके बारे में आपने इतना ही पढ़ना था अभी के लिए। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिंक बताएं, और कमेंट में इन नोट्स, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, कुछ बच्चे अगर आप नहीं लिख पाए हैं इन नोट्स को, वैसे तो आप वीडियो को पॉज करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, बट इन केस आपका स्किप हो गया है, नोट आप नहीं लिख पाए हो, नोट्स नहीं लिख पाए हो, तो आप एक काम कीजिएगा, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको एक व्हाट्सएप लिंक शेयर करूँगा, उसमें आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ओके, या फिर मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूँगा और आप वहाँ से नोट्स एक्सेस कर सकते हो। चलिए, टिल देन अभी एक नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं हम। नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑल अबाउट, बहुत बार बोला था हमने, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। ओके, उसको भी एक बार समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्यूजन। ओके, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।